Assalamualaikum everyone. Hope all of you are really doing great. So today I'll be sharing tips on how to tackle MCQs papers. As you know, MCQs accounts 50% of the paper, making them a crucial part of any exam. Scoring well in MCQs is relatively easy, and with the right approach you can even score high grades. In fact, in MCQs you just need to choose the correct answer, which takes minimal time, and you can score marks quickly. However, to do well in MCQs, you need to have a strong foundation of knowledge. In this video, I'll share some valuable tips to help you secure high marks in MCQs. So let's get started. The tip number 1 is read the entire question carefully. It means that do not rush. Read the entire question carefully before looking at the options. Many students make errors by assuming the questions based on a few words. Don't do that. इस सारे पॉइंट का क्या मतलब है, आपने अपने सवाल को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ फ्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं और उन फ्यू वर्ड्स को पढ़ने के बाद ना उसका जो आंसर है ना वो एज्यूम कर देते हैं। आप लोगों ने ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी। द सेकेंड टिप इज़ predict the answer before checking the option. What does it mean? It means after reading the question, try to recall the correct answer first before looking at the given options. This prevents confusion from similar looking options. यानी आपने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पहले ना खुद से जो करेक्ट आंसर होगा ना उसको रिकॉल करना है, उसके बाद आपने कोई ऑप्शंस पढ़ने हैं। इस तरह ना आप कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। The third point is be aware of tricky questions that require precise understanding. अब ट्रिकी क्वेश्चंस का क्या मतलब है? ट्रिकी क्वेश्चंस का ये मतलब है, बाज़ दफ़ा पेपर में ऐसा होता है कि कोई स्टेटमेंट ना वो बहुत इजी अपेयर होती है। हमें लगता है कि ना ये MCQs जो है ना वो बहुत इजी है और हम इतना आसानी से ना इसका जो आंसर है वो प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन असल में ऐसे होता है कि इस ईजी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि ना हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हिडन होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को मिसलीड कर देती हैं, और इस मिसलीडिंग की वजह से आप अपना MCQ जो है ना वो गलत ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं। तो आपने जो भी स्टेटमेंट इजी अपेयर होगी ना, आपने उसको कभी भी लाइट नहीं लेना। वो इजी नहीं है बल्कि वो आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ना मैं आप लोगों के साथ ना की टिप्स शेयर करती हूँ कि जब कभी भी कोई MCQ ट्रिकी आ जाएगा तो उसके लिए आप कौन सी टिप्स जो है ना वो यूज़ करेंगे। नंबर 1, आपने ना स्मॉल डिटेल्स के ऊपर ना फोकस करना है। अब स्मॉल डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसमें कंपैरेटिव वर्ड्स आ जाते हैं। कंपैरेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये जो होते हैं ना मोर, लेस, डबल, ट्रिपल, ऑल दीज आर द कंपैरेटिव वर्ड्स। एंड थर्ड इज़ एब्रीवेशंस आ जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्मॉल डिटेल्स पर फोकस करना है। स्मॉल डिटेल्स मतलब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, आपके कंपैरेटिव वर्ड्स और आपकी एब्रीवेशंस। नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब नंबर्स मेंशन है ना तो आपने किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट करने से पहले ना एक ज़रा रफ कैलकुलेशन जो है वो कर लेनी है। और नंबर 3 जो ट्रिक होती है, जब कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा होता ना और उसने ऑप्शन में दिया होता है नन ऑफ दीज, सो मोस्ट लाइकली ये होता है कि ये जो नन ऑफ दीज होता है ना यही आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। किस केस में? जब आपको कोई भी ऑप्शन ना परफेक्टली मैच नज़र नहीं आ रहा होता। सो इन 3 टिप्स के थ्रू आप लोग किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी ट्रिकी MCQs को। सिर्फ सुने नहीं, अपने साथ पेन कॉपी जो है वो लेके बैठें और ये पॉइंट्स जो हैं ये साथ साथ जो है वो नोट करते चलें। 4th पॉइंट है हमारे पास, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। अब आप लोगों ने रॉन्ग ऑप्शंस को ना किस तरह से एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में ना हमेशा 2 ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो 100% जो होते हैं ना वो करेक्ट होते हैं, 100% जो है ना वो रॉन्ग होते हैं, और आप उनके बारे में 100% ही श्योर होते हैं कि ये रॉन्ग। तो जब आप किसी भी ऑप्शन के बारे में 100% श्योर हों कि ये इनकरेक्ट है तो आप उसके आगे ना क्रॉस लगा दें। अब जब आप ये क्रॉस लगा देंगे ना तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इट नैरोज डाउन चॉइसेस एंड इंक्रीज एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब है, जब आपने 4 ऑप्शंस में से 2 के अंदर क्रॉस लगा दिया, आप 100% श्योर थे कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते, पीछे जो 2 ऑप्शंस बचे, अब यहाँ से एक्यूरेसी के चांसेस जो है ना वो बढ़ गए। आपको इन 2 में से किसी एक को ऑप्ट करना जो है ना वो आसान हो जाएगा, राइट ऑप्शन को। सो आपने इस तरह से अपनी रॉन्ग आंसर फर्स्ट वाली एलिमिनेशन वाली टेक्निक को यूज़ करना। हमारे पास 5th पॉइंट है
यूज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब इस एलिमिनेशन प्रोसेस को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, जब कभी भी आप किसी आंसर के बारे में अनश्योर होते हैं ना, तो आप लोगों ने ना एलिमिनेट करना होता है। अच्छा, अब ये आपने एलिमिनेशन कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, लीस्ट लाइकली से। यानी जब कभी भी आपको लगे ना कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास लीस्ट लाइकली जो है वो होगा, आपने पहले उसको एलिमिनेट करना है। यानी ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ये, और फिर आपने जो रिमेनिंग ऑप्शंस आपके बच जाएंगे ना, फिर आपने उनमें से फोकस करना है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये हमारा स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 जो है ना, ये समहाउ सेम है। एंड द 6th पॉइंट इज़ सिलेक्ट द बेस्ट आंसर नॉट जस्ट अ करेक्ट वन। इसका ये मतलब है कि आपने MCQs में करेक्ट आंसर को चूज़ नहीं करना होता, आपने अपने बेस्ट आंसर को चूज़ करना होता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर को। कभी कभार ना ऐसा होता है कि आप लोगों को ना 2 ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट लग रहे होते हैं, ठीक है, और वो दोनों करेक्ट होते भी हैं, लेकिन MCQs में ये होता है आप लोगों ने बेस्ट पॉसिबल चूज़ करना होता है। तो जब भी आपको कभी 2 ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट लगें, आपने इन दोनों में से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा ना वो चूज़ करना है। Some options may seem correct, but there is usually one best answer that fully answers the question. So read all the choices before selecting the final one. And the 7th point is answer the easy questions first. जो सवाल आसान हैं उनका जवाब जो है वो आप पहले दें। अगर आप किसी सवाल के बारे में अनश्योर हैं ना, तो आप उसको स्किप करें और अगले के ऊपर मूव करें। यानी वो वाले आंसर्स जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, वो वाले सवाल जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उनको पहले सॉल्व करें, और जो मुश्किल रह गए हैं ना, आप उनको बाद में सॉल्व करें। सो इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट अ क्वेश्चन, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट, देन रिटर्न टू द डिफ़िकल्ट वंस लेटर। द नेक्स्ट 8th पॉइंट इज़ हम सबका फेवरेट पॉइंट, दैट इज़ तुक्का लगाना। अच्छा, अब इस तुक्के लगाने को हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि मेक एन एजुकेटेड गैस। जो अगर आप लोगों ने तुक्का भी लगाना है ना, तो वो तुक्का ऐसे नहीं लगा देना, हवा में तीर नहीं चलाने, आप लोगों ने एक एजुकेटेड गैस लगाना है, क्योंकि आप सब लोग एक प्रोफेशनल हैं। अच्छा, अब तुक्का लगाने की ना टेक्निक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखें, अगर किसी पेपर के में बिना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने कभी भी ना उस पेपर के MCQs को ना अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। और तुक्का लगाने का तरीका असल में क्या होता है कि आप लोगों ने ना पहले स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 फॉलो करना होता है, अपनी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी होती है, अपने रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, फिर जो आपके 2 या 3 ऑप्शंस बच जाते हैं ना, उसके ऊपर आपने एक एजुकेटेड गैस लगाना होता है, लेकिन स्किप आपने फिर भी नहीं करना होता। यानी इफ़ नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट एप्लीकेबल, नेवर लीव अ क्वेश्चन अनआंसर्ड, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस एंड टेक एन एजुकेटेड गैस रादर देन स्किपिंग द क्वेश्चन। द 9th पॉइंट इज़ पे क्लोज अटेंशन टू स्पेसिफिक वर्ड। वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन पे आप लोगों ने फोकस करना होता है, मैं आप लोग को लिस्ट बनवा देती हूँ। आपने वर्ड्स देखने होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, नेवर, नॉट, समटाइम्स, मोस्ट, लीस्ट एंड एक्सेप्ट। सबसे ज़्यादा रौला ना ये एक्सेप्ट डालता है, ये बाकी ऑलवेज, नेवर, नॉट, समटाइम्स, मोस्ट, लीस्ट ये फिर भी काम चला देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रौला जो है ना ये एक्सेप्ट डालता है, एक्सेप्ट और ये लीस्ट वाला। तो आप लोगों ने ना इन वाले वर्ड्स के ऊपर ना ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देनी होती है, क्योंकि ये वो वाले वर्ड्स हैं ना, ये ना कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं एक क्वेश्चन के मतलब को। सो लुक फॉर वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, नॉट, समटाइम, मोस्ट, लीस्ट, एक्सेप्ट, because these words completely change the meaning of a question. Point number 10 is stick to your first choice unless you find a strong reason to change. असल में ऐसे होता है बहुत सारे केसेस में ना, जो आप पहली दफ़ा में जो जवाब सोचते हैं ना, वही जवाब होता है। यानी योर फर्स्ट आंसर इज़ ऑलवेज करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जो सेकंड गैसिंग होती है ना, सेकंड जब दूसरी दफ़ा जो अंदाज़ा लगाते हैं, दूसरी दफ़ा जो तुक्का लगाते हैं, उसको ज़रा अवॉइड किया करें, जब तक कि आपको ना कोई क्लियर एविडेंस ना मिले। जब आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने से आप कोई क्लियर एविडेंस फाइंड कर लें, फिर आप अनदर ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो आपने पहली दफ़ा में अपना ऑप्शन ऑप्ट किया होता है, सेलेक्ट किया होता है ना, वही जो है ना उसी पे स्टिक रहें, या वही आपका जो है ना वो सही आंसर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हम सबका फेवरेट, जो हमें सिखाया जाता है कि अगर ये 2 ऑप्शंस आ गए तो आंख बंद करके इन 2 ऑप्शंस के ऊपर ना आपने लगा देना निशान। और वो 2 कौन से हैं? ऑल ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव। लिटरली इट्स अ स्कैम। जब भी ये 2 तरह के वर्ड्स आ जाए ना, बी केयरफुल। जब भी किसी MCQs में ये 2 तरह के वर्ड आ जाए ना, बी केयरफुल।
आंखें बंद करके ब्लाइंडली अंधाधुंध इन ऑप्शंस पे मार्क नहीं कर देना। अब आपने ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन ना कब चूज़ करना है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब आप 100% श्योर हों दैट ईच लिस्टेड ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। जब 100% श्योर होंगे ना कि ऊपर जो आंसर लिस्ट किए हुए हैं वो करेक्ट हैं, तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव पे जाएं। और नन ऑफ द अबव के ऊपर आप कब जाएंगे, जब आप इस बात पे श्योर होंगे कि ऑल द लिस्टेड ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, तो फिर आप नन ऑफ द अबव पे जाएं, वरना अंधाधुंध आपने इन दोनों के ऊपर नहीं जाना। और इसके लिए चाहिए होगा आपको थोड़ा सा नॉलेज जो आपको पढ़ के आएगा। अब इस ऑल ऑफ द अबव से ही ना हमारा है जी 12th पॉइंट, और वो ये है कि हैंडलिंग क्वेश्चंस विद 2 करेक्ट आंसर। अब कभी कभार ना ऐसे होता है एमसीक्यूज़ में, उन्होंने ना 2 ऑप्शन जो होते हैं वो ठीक दिए हुए होते हैं और तीसरा गलत दिया हुआ होता है, और डी पे ये लिखा होता है कि ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो इन केस जब आपके पास 2 ऑप्शंस करेक्ट हों और डी पे ये लिखा हो कि ये 2 ऑप्शंस ठीक है, तो फिर आपने ऑल ऑफ द अबव या फिर ये कि 2 अबव 2 या अबव ए एंड बी आर राइट, फिर आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन जो है ना फिर ऑप्ट करना। और वही वाली बात, अगर 2 आंसर जो है वो इक्वली राइट हैं, 2 आंसर्स आर इक्वली राइट, तो इन दोनों में से जो मोर स्पेसिफिक होता है ना, आपने उस वाले को जो है वो चूज़ करना होता है। एक मैं आपको टिप बताती हूँ यहाँ पे। जब कभी भी 2 ऑप्शन जो है ना वो एक जैसे आ जाते हैं, तो आप लोगों ने पहला स्टेप क्या होता है, आपने मोर स्पेसिफिक वाले को ऑप्ट करना होता है। दूसरा स्टेप वो होता है कि आपने उस वाले एमसीक्यूज़ ऑप्शन ऑप्ट करना होता है जो डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब दे रहा होता है। ये दोनों जो आपके हैं ना डायरेक्टली सवाल का जवाब नहीं दे रहे होंगे, इन दोनों में से जो भी डायरेक्टली जवाब दे रहा होगा, जो मोर स्पेसिफिक होगा, आपने वो ऑप्ट करना है। सेकेंड लास्ट पॉइंट एंड द 13th पॉइंट इज़ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव स्टेटमेंट्स। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में हम लोग राइट कैसे पहचानते हैं? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना वही हमारे पास हमारा राइट ऑप्शन होती है, बस सिंपल है ये बात। और आज का हमारा लास्ट एंड 14 पॉइंट है लॉन्गर आंसर्स आर ऑफन करेक्ट। जब कभी भी आपको समझ ना आ रहा हो ना कि इनका कौन सा ऑप्शन है और उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन बहुत डिटेल्ड में दिया हुआ हो, तो वही राइट ऑप्शन होता है। ये ऐसा क्यों होता है? जो एग्जामिनर होता है ना वो क्या करता है, क्लैरिटी बिल्ड करने के या आप स्टूडेंट को क्लैरिटी देने के लिए वो आंसर को बहुत लंबा और बहुत डिटेल्ड में देता है, और वो वाले आंसर जो बहुत लॉन्गर और बहुत डिटेल्ड में होते हैं ना वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। सो आई होप सो आपने ये सारे 14 पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लिए होंगे और इनको आप लोग अपने एमसीक्यूज़ पेपर में अप्लाई करेंगे। छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी होती हैं। ऑफ कोर्स इन 14 पॉइंट्स के अलावा आपका जो नॉलेज है ना वो तो एप्लीकेबल है ही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम कहीं फंस जाते हैं, तो वहाँ से बचने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए ना आप इन 14 रूल्स को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो पेपर जिनमें एमसीक्यूज़ में मार्क्स अच्छे आते हैं उनमें डिस्टिंक्शन लेना आसान हो जाता है, ज़्यादा मार्क्स लेना ज़रा आसान हो जाता है। अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में जहां हम अपना कोई और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर कोई ऐसा इशू है जो आप लोग भी चाहते हैं कि मैं उसको एड्रेस करूं या आपको उसको सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो बना के बात कर लें। सो साइनिंग ऑफ।